हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्षितिज का चैप्टर नंबर 4, जो कि है ईट हैया झुल्ली हैरानी हो रामा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 3 और आप लोगों को पसंद आया। अगर आपको कोई भी उसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे डाउट्स का, सारे क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगी। तो हमारे ये जो चैप्टर है इसको लिखा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी ने। 1952 में उनकी एक कहानी संग्रह या उपन्यास कह सकते हैं। कुछ जानकार उसे उपन्यास मानते हैं, कुछ लोग उसे कहानी संग्रह मानते हैं। तो उनकी एक रचना छपी थी बहती गंगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बहती गंगा का ही एक अंश है, उसी में से लिया गया है। बहती गंगा में क्या है कि सन 1750 से लेके 1950 मतलब 200 वर्षों का जो काशी का जीवन रहा है, काशी शहर में जो लोगों का जीवन रहा है, जो वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सारी चीज़ों को लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग छोटी छोटी कहानियों में पिरोया है। तो उसी में से एक ये चैप्टर है ईट हैया झुल्ली हैरानी हो रामा। इस चैप्टर की क्या विशेषता है कि ये पूरा चैप्टर काशी पे ही बेस्ड है और काशी में लोगों की जैसे बेबाक बोली है, उनका जो स्वभाव है और वहाँ के जो लोकगीत हैं, उस सबको उन्होंने यहाँ पे समावेश उसका इस चैप्टर में करा है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में, इसकी भूमिका मैं थोड़ी सी बांध देती हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर में मेन हमारे पास दो किरदार हैं, एक है दुलारी और एक है टुन्नू। तो दुलारी और टुन्नू दोनों ही गायकी पेशे से रिलेटेड हैं। वहाँ पे एक 4-5 लोगों का समूह होता है। वो लोग गाने का काम करते हैं कुछ अवसरों पे, कुछ विशेष त्योहारों पे, त्यौहार जैसे तीज, होली, इस तरीके के त्योहारों पे वो लोग गाने का काम करते हैं। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक लोकगीत होता है जिसे कहते हैं कजली। तो वो दोनों ही लोग कजली गाते हैं और उन दोनों के बीच में एक प्रेम पनपता है। उसी प्रेम को उन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे रेखांकित किया है। प्रेम ऐसा है जो मानवीय भी है, अमानवीय भी है, गोपनीय भी है, सामाजिक भी है, सबको दिखता भी है और सबसे छुपता भी है। तो वही प्रेम है। पर इस चैप्टर की खूबसूरती ये है कि वो प्रेम लास्ट में जाके देश प्रेम में कैसे कन्वर्ट होता है, वो लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया है। साथ ही हमें बताया है कि कैसे समाज का वो तबका जिसे हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत उपेक्षित है, ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के मन में भी राष्ट्र प्रेम की कितनी भावना होती है। वो लोग भी अपने राष्ट्र के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ राइटर ने यहाँ पे, लेखक ने दिखाई है, वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता से मेरा मतलब है कि पत्रकारिता में उन्होंने बताया है कि वही पत्रकारिता चलती है, वही पत्रकारिता छपती है जो कि लोग पढ़ना चाहते हैं। तो दोहरी पत्रकारिता को उन्होंने यहाँ पे दिखाया। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमारे पास बुक नहीं है और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं बिना बुक के। तो मैंने ये यहाँ पे आपके लिए पैटर्न चेंज किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे थम्स अप करिएगा, लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको पूरी बुक दिखाई देगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और मैं साथ में आपको उस चैप्टर को एक्सप्लेन करती चलूँगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। ईट हैया झुल्ली हैरानी हो रामा। ईट हैया, हैया मतलब यही मतलब इसी जगह। हमारी झुल्ली गिर गई। झुल्ली क्या होती है? नाक में पहनने का एक आभूषण होता है। देखिए जैसे यहाँ पे इस महिला ने पहन रखा है, नाक के बीच में ये आभूषण पहना हुआ है, इसको झुल्ली कहते हैं। हैरानी हो रामा की मतलब हे राम, हे भगवान, मेरी झुल्ली यहीं पे खो गई, इस बात की मुझे हैरानी है। तो ये पूरा ही चैप्टर वहीं की, काशी की ही लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं आगे। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट, कच्छ बांधे दुलारी धनाधन दंड लगाती जा रही थी। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती हैं उनकी साड़ी पहनने का तरीका धोती पहनने से मिलता जुलता होता है। तो उसी तरीके की साड़ी, उसी तरीके से धोती उसने पहन रखी थी दुलारी ने। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा।
चार खाने का अंगोछा मतलब चार खाने मतलब चकोर वाला, जिस पे ऐसे चकोर लाइनें होती हैं। ऐसे अंगोछा से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपनी भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए, भुजदंडों मतलब ये हाथ के बाइसेप्स, फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। अब देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने हमें दुलारी के व्यक्तित्व के बारे में बताया, जो कि कैसा है, उसका कद काठी कैसे आदम कद है, आदमियों के समान है, और वो दंड लगा रही है। दंड लगाते लगाते उसे पसीना आ गया। पसीने के बाद उसने अपने शरीर को पोंछा और उसके बाद चने, प्याज और हरी मिर्च के साथ उसने चबाने प्रारंभ किए। उसका चणक चौड़ पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बकायदा धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए, करीने से मतलब तरीके से बांध लिए, और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें, विलोल मतलब चंचला, विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाते हुए दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। अब टुन्नू के होठों में जो हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो भी दुलारी की इस बात को सुन के गायब हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस टाइम पे जो फैब्रिक, जो कपड़ा हम आज पहन पा रहे हैं, जैसे सूती है, खद्दर है, खादी है, ये सब बहुत महंगा होता था। तो जो आम जनता होती थी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो अगर कोई सूती कपड़ा पहन रहा है या कोई खद्दर पहन रहा है, खादी पहन रहा है, मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, पैसे उसके पास हैं काफ़ी। तो टुन्नू ने एक ऐसी ही साड़ी उसको लाके दी और टुन्नू ने बताया कि ये खास गांधी आश्रम की बनी है। गांधी आश्रम की क्यों बनी है? गांधी आश्रम की बनी है का मतलब है कि ये स्वदेशी है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, साड़ी में और धोती में अंतर होता था। धोती जो होती थी वो मोस्टली क्या होता था कि अंग्रेज बाहर के देशों से, अपने देशों से या बाहर के देशों से बनवा के लेके आते थे और वो यहाँ पे लाके उस चीज़ को बेचते थे। पर जो हमारे भारत के लोग थे वो उन चीज़ों का बहिष्कार करते थे। पर कुछ लोग बहिष्कार नहीं भी कर पाते थे। कुछ लोग अंग्रेज़ों की गुलामी की वजह से बहिष्कार नहीं कर पाते थे और कुछ लोग इसलिए नहीं बहिष्कार कर पाते थे क्योंकि उनके जो दाम होते थे वो कम होते थे। यहाँ के से जो खादी होता था या सूत होता था उसके कंपैरिजन में। तो टुन्नू ने खद्दर की साड़ी लाके दी दुलारी को। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का क्षीण वदन और भी सूख गया, मतलब जो उसका मुरझाया हुआ सा चेहरा था वो और ज़्यादा सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्योहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना कफन लेकर सीधे यहाँ से चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, आर्द्र कंठ मतलब रोते हुए गले से कहा, गीले गले से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। जब दुलारी ने टुन्नू की इतनी बेइज्जती कर दी तो टुन्नू ने बोला कि देखो, एक तो मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं हूँ, तुमसे कभी कुछ कहता नहीं। अगर हम भगवान के पास जाएं जो पत्थर के देवी देवता बने हुए हैं, जो मंदिर में पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनको भी उनके भक्त अगर कोई भेंट चढ़ाएं तो वो भी उसको ठुकराते नहीं हैं। तुम तो हाड़ मांस की बनी हुई हो, तुम क्यों मेरी भेंट ठुकरा रही हो? तो दुलारी ने क्या कहा, हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया।
उसकी आंखों से कज्जल मलिन, कज्जल क्यों, मतलब उसकी आंखों में जो काजल लगा हुआ था उससे निकले हुए आंसू, काजल में लिपटे हुए आंसू की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू खड़ा हुआ रोता रहा और दुलारी अपशब्द कहती रही। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। पाषाण प्रतिमा मतलब, पाषाण मतलब पत्थर, प्रतिमा मतलब मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बने हुए दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू ने कहा कि मेरे मन पे मेरा बस नहीं है, किसी के मन पे किसी का बस नहीं होता, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। मेरा जो मन है वो तुम्हारा रूप या उम्र का, एज का कायल नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि टुन्नू की और दुलारी की एज में ज़रूर कुछ गैप रहा होगा। आगे देखते हैं, समझ में आएगा। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में, वक्र थी मतलब एकदम गुस्से में तनी हुई थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। अब टुन्नू को जब वो जाते हुए देख रही है तो उसके मन से वो सारे कठोर भाव चले गए और उसका हृदय एकदम कोमल हो गया। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली से जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। अब देखिए, यहाँ पे हमने दुलारी के चरित्र के दो रूप देखे। पहला रूप वो जो उसने टुन्नू के सामने दिखाया, कैसा रूप, एकदम कठोर रूप। टुन्नू उसके पास आया, वो बात भी नहीं कर रही है, उसको अपशब्द कह रही है, उसको उसने वहाँ से भगा दिया अपशब्द कह के। और दूसरा वो रूप जो उसने टुन्नू के जाने के बाद दिखाया, वो रूप जिसमें उसके हृदय में कोमलता है। टुन्नू के द्वारा दी गई साड़ी को उसने उठाया, धोती को उठाया और उसको वो बार बार चूमने लगी। अब चलते हैं इस पाठ के दूसरे दृश्य पे। ये पूरा पाठ आपका दृश्यों में लिखा हुआ है, अलग अलग दृश्यों में, और इस तरीके से हम अलग अलग दृश्यों में देखते जाएंगे। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। मास मतलब महीने। पिछली भादों में तीज के अवसर पर, भादो मतलब भाद्रपद, हिंदी में जो महीना होता है भाद्रपद, उसको लोकल लैंग्वेज में भादो बोलते हैं। तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि टुन्नू और दुलारी दोनों ही गायकी से संबंध रखते थे। दुक्कड़ पर गाने वालियों में, दुक्कड़ क्या होता है, एक तरह का यंत्र, वाद्य यंत्र होता है तबले के जैसा, जो शहनाई के साथ बजाया जाता है। तो दुक्कड़ में गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी, मतलब उस दुक्कड़ पे गाने वालियों में दुलारी बहुत फेमस थी। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। पद में सवाल जवाब करने के मतलब पोयम की फॉर्म में, कविता की फॉर्म में सवाल जवाब करने की। तो ये कैसे गाते हैं, इस तरीके से कि दो पक्ष हैं अलग अलग, जैसे शायरी होती है, पहले एक पक्ष ने सवाल पूछा कविता की फॉर्म में, पद की फॉर्म में, दूसरे पक्ष ने जवाब दिया कविता की ही फॉर्म में, फिर दूसरे पक्ष ने सवाल पूछा कविता की फॉर्म में, पहले पक्ष ने जवाब दिया कविता की फॉर्म में। तो कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। कजली एक यूपी का लोकगीत होता है, तो जो कजली गाते हैं उन बड़े बड़े लोगों में बड़े बड़े लोग भी उसकी लिहाज करते थे, मतलब उसको मानते थे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा गाती है, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। तो खोजवा बाजार में जब वो गाने गई थी, खोजवा वालों की तरफ से, मैंने आपको बताया 2 पक्ष होते हैं, तो दुलारी खोजवा वालों की तरफ से गा रही थी। तो खोजवा वालों ने समझा कि आप दुलारी हमारी तरफ से गा रही है तो हमारी तो जीत पक्की है। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर जो चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। गौनहारी क्या होती है? गौनहारी उस समूह को कहते हैं जो महिलाएं गायकी करती हैं। 4-5 महिलाओं का समूह होता है, वो उसको हम गौनहारी कहते हैं। तो वो जो 16-17 साल का लड़का था वो कौन था? टुन्नू। क्या गा उठा वो? रेनिया लई परमेसरी लोट। परमेसरी लोट का जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रामिसरी नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास नहीं रह गया। अब जब उन्होंने देखा कि सामने वाले पक्ष में भी कोई 16-17 साल का लड़का बहुत अच्छे से गा रहा है,
तो खोजवा वालों को अपनी विजय पर विश्वास नहीं रहा। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि पहले के टाइम में जब राजा महाराजा होते थे और उनके पास कभी जब पैसे का अकाल पड़ता था तो वो अपनी जनता से ऋण लेते थे, और ऋण लेने के बाद वो एक नोट जारी करते थे। नोट मतलब एक पत्र जारी करते थे जिस पे लिखा होता था कि मैंने जनता से इतना ऋण लिया इस तारीख को और मैं समय आने पर इतने ब्याज के साथ उन्हें ये ऋण वापस कर दूंगा। तो टुन्नू क्या गा रहा है, बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया लई परमेश्वरी लोट दर घोड़े से घेवर बुंदिया, मतलब रानी परमेश्वरी लोट पर प्रामिसरी नोट ले आई है। दरगोड़े मतलब कोई सामान जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाए। तो तीज पे गा रही है क्योंकि तो तीज में क्या बनता है, घेवर बनता है, बूंदी बनती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुतायत में वो घेवर और बूंदियाँ लेके आई हैं। दे माथे मोती कई बिंदिया, माथे पे मोती की बिंदी लगा रखी है। और किनारी में साड़ी के टाक सुनहली गोट, और साड़ी के किनारे में उन्होंने सुनहरे रंग की गोट टाक रखी है, मतलब सुनहरे रंग की लेस लगा रखी है। ऐसा टुन्नू गा रहा है। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी, तीर कमान हो जाना मतलब एकदम लड़ाई के लिए आतुर हो जाना, आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। तो देखिए यहाँ पे भी लेखक ने दिखाया कि यहाँ पे भी दुलारी अपने चरित्र के, अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत ही काम कर रही थी। टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। सार्वजनिक आविर्भाव मतलब जब उसने ऐसे सार्वजनिक रूप से गाना शुरू किया था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। उसके पिता जो पंडित थे और सत्यनारायण की कथा कराते थे, श्राद्ध कराते थे, विवाह कराते थे, तो उसके बाद भी बड़ी कठिनाई से गृहस्थी उनकी चल रही थी। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम की जो पंडिताई थी वो आज के टाइम की पंडिताई जैसी नहीं है। आज के टाइम पे क्या होता है कि आज के टाइम पे आप घर में अगर एक छोटी सी पूजा भी रखवाएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा भी रखवाएंगे, तो पंडित जी पहले 4 जगह बोलेंगे कि यहाँ इतने रुपए रखो, यहाँ इतने रुपए रखो, मेरी इतनी दक्षिणा हुई। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे तो जो जजमान ने रख दिया वही ठीक है, जो उसने दे दिया वही ठीक है। तो उस टाइम पे पंडितों की जो गृहस्थी थी वो बड़ी मुश्किल से चलती थी। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरव हला को अपना उस्ताद बनाया, उस्ताद मतलब गुरु बनाया, और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पदात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। तो हमने पहले देखा था कि दो पक्ष थे, तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि 2 पक्ष कौन कौन से थे। एक तो वो पक्ष जिसमें गाने के लिए दुलारी आई थी, और दूसरा पक्ष था ये बजरडीहा। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। खोजवा कौन सा ग्रुप था जिसमें दुलारी गाने आई थी, उनका रंग उतर गया, मतलब उनकी रौनक फीकी पड़ गई। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी थी। उसने अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आग देखा और उसके कंठ से छलछल करता स्वर का सोता फूट निकला। क्या? कोड़ियल मुहवे लेब वकोट, मतलब कोड़ी जैसे मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तोर बाप ते घाट अगोरलन, मतलब अगोरलन मतलब रखवाली करना, कि तेरा बाप घाट की रखवाली करता है। कोड़ी कोड़ी जोर बटोरलन, कोड़ी कोड़ी करके वो पैसा बड़े मुश्किल से बड़े जोर लगा के बटोरता है। तेसर बहुला बोल जिंदगी में, देख कब देख ले लौट, कि और तू इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा है इस जिंदगी में, अब देखते हैं। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी। वाहवाही देते हुए क्यों सुनने लगे बजरडीहा वाले, जबकि वो दूसरे पक्ष से थे? क्योंकि दुलारी एक बहुत अच्छी गायिका थी और जब कोई अच्छा गाता है, जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो विपक्ष भी उसकी तारीफ ही करता है। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है।
बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, क्योंकि वो गोरा था। वैसे तू बगुला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ, परंतु कभी ना कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जितना मन माने गरी आवे, मतलब जितना मन तुम्हारा करे उतना तुम गरी आओ, मतलब उतना तुम बोलो। अइने दिलक तपन बुझाओ, और इस तरीके से अपने मन की, अपने दिल की तपन को बुझा लो, अपने मन की ताप को बुझा लो। अपने मई विथा सुनाई, अपने मन की व्यथा को सुना लो। हम डंके की चोट पर, मैं तो ये डंके की चोट पे कहता हूँ। इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। अब सुंदर क्या है? सुंदर उस ग्रुप का नाम है जिसमें दुलारी गाती है। वो जो 4-5 लोगों का समूह है उसका ग्रुप का नाम है सुंदर। उसका जो मालिक है, जो उसका लीडर है, वो है फेकू सरदार। तो वो टुन्नू को लाठी लेकर मारने के लिए दौड़े, पर दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। मजलिस मतलब वो जो महफिल जमी थी वो बदमजा हो गई, उसका मज़ा खराब हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का दूसरा दृश्य समाप्त होता है। अब हम चलते हैं तीसरे दृश्य की तरफ। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। अब हम सीधे पहले वाले दृश्य से तीसरे वाले दृश्य आगे कंटिन्यू हो। तो जब टुन्नू को उसने वापस भेज दिया तो दुलारी को ध्यान आया यार टुन्नू ने जो पहन रखे थे ना कपड़े, उनमें काफ़ी डिफरेंस था। आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता, आबरवा एक टाइप का मखमल होता है, बहुत बारीक मलमल का कपड़ा होता है, तो उसकी जगह उसने खद्दर का कुर्ता पहना हुआ था। और लखनवी तोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था। दुलारी ने सोचा मैं टुन्नू से पूछूंगी कि उसने आज अलग तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। अवसर क्यों नहीं आया? क्योंकि दुलारी तो टुन्नू को अपशब्द कहने में ही व्यस्त थी। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहले ही मुलाकात में कर लिया था। मतलब दुलारी जब टुन्नू से 6 मास पहले मिली थी तीज के अवसर पर, तो उसे 6 मास पहले ही ये चीज़ समझ में आ गई थी कि टुन्नू के मन में उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ है, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। भावना की एक लहर मात्र माना मतलब ये जस्ट कुछ क्षण की भावनाएं आज है, उसके बाद नहीं रहेगी। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता घंटे आधे घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती। देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यौवन के अस्ताचल पर खड़ी मतलब उसका जो यौवन है वो जाने वाला है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि दुलारी की जो एज रही होगी वो 40 के करीब रही होगी। टुन्नू की क्या एज थी? 16-17 साल। तो दुलारी को ये सब बड़ा मजाक लगता, उन्माद लगता और वो इस सब पे मनी मन हंसती। परंतु आज उसे क्रककाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। मुख बालक मतलब पांडु का मतलब होता है जिसका रंग श्वेत हो। तो जैसे पहले भी लेखक ने हमें बताया कि टुन्नू एकदम गोरे रंग का था, तो पांडुमुख बालक टुन्नू पर उसको आज करुणा आ गई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है। आज दुलारी को टुन्नू के प्रेम का एहसास हो गया। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम है, मतलब बनावटी है। सच तो यह है कि हृदय के एक निर्भत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। अब दुलारी को भी ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ टुन्नू का ही प्रेम नहीं है, प्रेम दुलारी की तरफ से भी है, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। घबरा उठी क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। विचार
की उलझन से बचने लगी। मतलब वो इस बारे में विचार भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने माइंड को दूसरी जगह लगाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी, खाना बनाने में लग गई। क्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। फेकू सरदार कौन था? जो उसका ग्रुप था सुंदर, उसका लीडर जो था वो फेकू सरदार। तो वो उसकी कोठरी में आया। अब दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि धोती में और साड़ी में डिफरेंस होता है। धोती सस्ती होती है, साड़ी थोड़ा महंगी होती है। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। अब देखिए क्या हुआ, फेकू सरदार उसके पास आया, उसने धोती उसको दी कि देखो मैं कितनी अच्छी धोती लेके आया हूँ, पर दुलारी ने उसको अस्वीकार कर दिया और उसको याद दिलाया कि तुमने तो मुझे होली पे साड़ी देने का वादा किया था। तभी वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग भारत को पराधीनता से बचाना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, तो उन लोगों ने एक जुलूस निकालना शुरू किया जिसमें वो लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 4 लोगों ने एक चादर ली, उसके चारों कोनों को उन्होंने पकड़ा और वो एक गली से गुजर रहे थे ये गाते हुए कि भारत जननी तेरी जय हो, तेरी जय हो। और इस तरीके से गली के दोनों तरफ जो इमारतें खड़ी थी उसमें से लोग उसके इमारतों से, खिड़की से, दरवाजों से, बालकनी से लोग जो विदेशी कपड़े थे उनको फेंक रहे थे, जिनमें क्या था, धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मीलों की बनी बारीक सूत के मखमली किनारे वाली कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दी। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़कियों की ओर उठ गईं। क्यों? कारण क्या था? अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक ने खुली थी। कौन सा बंडल था वो? जो फेकू सरदार ने अभी अभी दुलारी को लाके दिया था। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। लोग दुलारी को देख नहीं पाए, पर जुलूस में सबसे पीछे जाने वाले खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। अब पल्ला क्या होता है? जो खिड़की पे दरवाजे लगे होते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि 2 दरवाजे होते हैं और इस तरीके से खिड़की ओपन होती है, तो वो 2 पल्ले कहलाते हैं। तो एक पल्ला खुला और फिर तुरंत ही बंद हो गया। क्या? क्यों? क्योंकि परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबिर फेकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा पर क्षण भर के लिए खिंच आई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुवन्नी फेंक दी। दुवन्नी मतलब एक सिक्का। अब मुखबिर क्या होता है? मुखबिर वो होता है वो मुजरिम जिसने जुर्म किया है और उसने आके अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है और साथ ही में उसने पुलिस से ये वादा किया है कि मैं बाकी लोगों को जो इस जुर्म में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा और बदले में मेरा जुर्म माफ़ कर दिया जाए। तो उस व्यक्ति को कहते हैं मुखबिर, मुखबर या मुखबिर। तो इस तरीके से हमारे ये 3 दृश्य समाप्त होते हैं। चौथे दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ू झाड़ती और उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी।
देरी डाका मतलब देरी मतलब दहलीज, डाका मतलब कि दहलीज को लांगा दो, अगर मेरी दहलीज पे वापस आया तो अब तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए। नथने क्या होते हैं? हमारे नाक के जो दोनों पोर्शन होते हैं ये नथने कहलाते हैं। अधर फड़क रहा था। अधर क्या होता है? होठ। होठ फड़क रहे थे। आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू की गली से निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार से होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा। अब जहाँ जुलूस निकल रहा था वहाँ पे जो पुलिस रिपोर्टर था अली सगीर, उसने देख लिया था फेकू को। तो फेकू जैसे नीचे आया, उसने पुलिस रिपोर्टर को देखा, आंखें दोनों की मिली, पर झेपता हुआ उसकी ओर आया क्योंकि फेकू तो मुखबिर था। इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख न उठाई। कौतूहल भरी दृष्टि से क्यों देखा? जानने के लिए कि भाई क्या बात हुई, क्यों दुलारी किस पर, फेकू सरदार पर इतना क्यों चिल्ला रही थी। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चुर रही थी। बटलोही मतलब पतीले में दाल बन रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। बटलोही जो पतीला था वो उलट दिया। उलटने की वजह से क्या हुआ? सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई। परंतु दुलारी के हृदय के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिरंदाना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। पड़ोसने आई उसके पास, आके उससे बात करने लगी, पूछने लगी कि भाई क्या हुआ। तो धीरे धीरे करके दुलारी का गुस्सा भी शांत हो गया। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा, झिंगुर एक बच्चे का नाम है, उसकी माँ ने कहा कि मैं तो आधी गंगा में, बीच गंगा में खड़े होकर भी ये बात कह दूंगी, टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। वह यह बात बिल्कुल भूल गई कि उसने कुल 2 घंटा पहले ही टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई, मतलब मनी मन मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। पर किसी ने पलट कर ये नहीं कहा कि नहीं भाई हमने तो आज देखा है, टुन्नू को आज ही देखा है। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। गोरे सिपाही कौन? अंग्रेज। अब उसने आगे जो ये समाचार दिया, अब देखते हैं इसका क्या असर होता है दुलारी पे। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। स्तब्ध क्यों हो गई? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसे समझ में आया था टुन्नू का प्रेम। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि मतलब रेगिस्तान की तरह धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिराई। मेघ मतलब बादल, माला मतलब बारिश, मतलब आंसुओं की झड़ी लग गई उसकी आंखों में। उसने पड़ोसनों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। क्यों प्रयत्न नहीं किया? पड़ोसिनों ने कर्कशा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग रह गई। जो व्यक्ति, जो दुलारी इतनी कर्कश थी, इतने कड़वे वचन बोलने वाली थी, वो आज हृदय से रो रही है। ये बात देखकर उसकी पड़ोसने भी दंग रह गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। उसने समझा कि स्त्री है, किसी के रोने की, किसी के मरने की बात सुन के रो रही है, ये ऐसा, ये बस अभिनय मात्र कर रही है, ऐसा बस ये नाटक कर रही है। बिट्टू ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो भी किया सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। इसलिए उसने पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसू को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया था। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बे से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा।
अब देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फेकू सरदार पुलिस का मुखबिर था, उसने जाके पुलिस को कुछ बताया। उसके बाद टुन्नू की हत्या हुई और टुन्नू की हत्या के बाद फेकू सरदार और थाने का मुंशी दोनों उसके घर के बाहर आए उसे ले जाने के लिए कि आज उसे अमन सभा में आयोजित समारोह में गाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पाठ का चौथा दृश्य समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अपने पांचवें दृश्य की ओर, जो कि आखिरी दृश्य है। पांचवा दृश्य हमें लेके जाता है सीधे पत्रकारिता पे। क्या है? रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले, प्रधान मतलब जो मेन संवाददाता है, वहाँ का मुख्य संवाददाता है। शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। रवि शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए और संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। बड़े घर मतलब जेल। जेल क्यों पहुंचा दिए जाए, ये हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा क्या लिख दिया है संवाददाता ने। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? ईट हैया झुलनी है, हैरानी हो रामा। जेब भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। अब क्या रिपोर्ट पढ़ी थी उन्होंने, क्या रिपोर्ट लिखी थी, क्या पढ़ी थी, देखते हैं। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया मतलब अलग अलग बढ़ गया, छट गया, तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। जब टुन्नू ने इस बात का विरोध किया कि तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो, तो जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। जो पहले के लोग अंग्रेज होते थे और जो उनके सपोर्टर्स होते थे, तो वो पैरों में बूट पहनते थे जो चमड़े के बने होते थे, हैवी होते थे, तो उसकी ठोकर से चोट लग जाती थी। चोट पसली में लगी। पसली क्या होती है? हमारी जो चेस्ट में हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम पसली बोलते हैं। वह तिल मिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है। वरुणा मतलब गंगा में। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौन हारिन से भी संबंध था। और नामनी मतलब नाम की, गौन हारिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोग गाने गाती हैं, गायिका होती हैं। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। जनता का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था तो कौन उपस्थित था? सिर्फ अंग्रेज या उनके चापलूस लोग। दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी। उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की। मौसमी चीज़ गाना मतलब मौसम के अकॉर्डिंग गाना, कुछ नया। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। क्या? उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया। ईट हैया झुलनी, हैरानी हो रामा, कोसों में पूछूं। मतलब हे राम, मेरी झुलनी यहीं पे खो गई है, इसी जगह पे खो गई है, मैं किससे पूछूं। अब ऐसा गाते हुए वो व्यंग कर रही है जमादार पे और फेकू सरदार पे,
क्यों? क्योंकि उसने झुलने की जो कंपैरिजन किया है वो टुन्नू से किया है। झुलनी एक तरह का आभूषण होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। झुलनी आभूषण है, आभूषण औरतों को बहुत प्यारा होता है, तो वही वाला प्यार उसको आज टुन्नू पे आ रहा है और वो उसको अपनी झुलनी मान के कह रही है कि इसी जगह पे मेरी झुलनी खो गई है राम, मैं किससे पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेदकर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी। ईट हैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, ईट हैया झुलनी हैरानी हो रामा, मतलब इसी स्थल पर मेरी झुलनी गिरी थी। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, उद्भ्रांत दृष्टि मतलब हैरानी की दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछूं, किससे मैं पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा सी खिंची। अधर प्रांत मतलब होठों पे स्मित की मतलब एक किसी की स्मृति की एक रेखा सी खिंची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं नंदिया से पूछूं देवरा से पूछत लजानी हो रामा, मतलब मैं सास से पूछूं, नंद से पूछूं, देवर से पूछूं, किससे पूछूं। देवर से पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, लाज आ रही है। देवरा से पूछूं, देवरा से पूछत कहत कहत वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देखकर उसे लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छह उठी, मतलब उसकी आंखों से आंसू की बूंदें आ गई दुलारी की आंखों से, या यूँ कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। जब टुन्नू की लाश को उन्होंने गंगा में फेंका होगा तो जरूर कुछ छिटें आई होंगी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वही पानी की बूंदें अब दुलारी की आंखों से निकल रही हैं। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। और यहीं पे हमारी ये आज की कहानी समाप्त होती। संपादक ने कहा कि ये बात सत्य है जो तुमने लिखी है इसमें, पर हम छाप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही हम छाप सकते हैं जो जिसको लोग पढ़ना पसंद करें। इस अलिफ लैला की कहानी को या इस प्रेम कहानी को कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो इस कहानी में हमने देखा कि कितने अच्छी तरह से लेखक ने इस पूरी कहानी को रचा है, कितने सारे उन्होंने मानवीय हमारी आशाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, उनको कितने अच्छे से उन्होंने दिखाया है। प्रेम भी है, गुस्सा भी है, राष्ट्रभक्ति भी है, गीत संगीत भी है, सामाजिकता भी है, संस्कृति भी है, और उस परिवेश का जो अंग्रेजों का शासन था उसकी भी एक बहुत अच्छी झलक यहाँ पे दिखाई है। दोहरी पत्रकारिता भी है। तो सारे ही भावों को लेखक ने बड़े अच्छी तरह से यहाँ पे पिरोया है। तो ये इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इन दिए गए प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें, और अगर आपको कोई किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे अगर आपने बेल आइकन को दबाया तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और क्योंकि ये हमारा नया फॉर्मेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगा, पहले वाला या फिर अब वाला। ओके, थैंक यू सो मच।